नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार से नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति को उत्पन्न किया। और ये देखिए नेपोलियन का पिक्चर भी आपके स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो मैप दिया गया है आपके बुक में, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका है फ्रांस, यहाँ पर आपका फ्रांस है ना। तो ये सब पहले एक ही में देखिए पोलैंड है। तो इस सबको मारपीट कर एक किया था किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक और बात है कि सारे के सारे जो मित्र राष्ट्र हैं सब इससे खफा थे और इन्होंने वाटरलू के मैदान में उससे युद्ध हुआ और उसको हराकर क्या किया? नेपोलियन को वहाँ से सेंट हेलेना नदी पर भेज दिया गया, जहाँ पर उसका कब्र साबित हुआ। तो आप में देख सकते हैं ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, रशिया जैसे यूरोपीय शक्तियां मिलकर इसी व्यवस्था शांति, क्योंकि क्या था ना, नेपोलियन ने सारे लोगों को लोकतंत्र स्थापित करने को वो नहीं चाहता। वो कहता था कि जिसमें है दम वही है बाजीराव संगम। कहने को मतलब कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया था, वहाँ पर गणतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, है ना, वह चाह रहा था, लेकिन उसका विरोध करते थे, है ना। बाकी जो जैसे कि पादरी वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग थे, उसका विरोध करते थे। इस तरह यूरोप में नेपोलियन का युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। मेटरनिख का पिक्चर है। मेटरनिख जानते हैं, मेटरनिख ने उसको सारा चीज फिर से पुनः रिकवर कर दिया। फिर से उसने सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बोन के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। लोम्बार्डी एमोसिनिया कास्टिलिया पर प्रभुत्व काम किया। इस सब के बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में चर्चा किया है। जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है भाई, तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें फ्रांस की क्रांति, जब तक आप फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ भी समझने वाला आने वाला नहीं है। तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है, फ्रांस में वियना सम्मेलन होता है। फ्रांस में वियना सम्मेलन होता है और पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बोर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया, जिसमें कि लुई 16वां के जब शासनकाल में लुई 16वां किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति में उसको स्टेट जनरल का बैठक बुलाता है। वहाँ पर फिर सभी लोग टेनिस कोर्ट मैदान में एक जनरल असेंबली कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद किस किस प्रकार से क्रांति होता है। तो लुई 16वां को फांसी दे दिया जाता है, उसकी पत्नी को भी दे दिया जाता है। तो अब उसके बाद आता है लुई 18 और फ्रांस का राजा बनता है। उसने फ्रांस की बदली परिस्थितियों को समझता है और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन व्यवस्था पर थोपने का प्रयास नहीं करता है। उसने प्रतिक्रियावादी मतलब जो कोई सुधार नहीं चाहते हैं, और तथा सुधारवादी शक्तियों जो कि क्रांति के बाद सुधार चाहते थे, नया व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। इन दोनों के बाद मध्य में सामंजस्य स्थापित करना, मतलब दोनों को मिलाकर चल रहा था। क्योंकि भैया ये समझ चुका था कि जो मेरे दादा का जो हुआ था, शायद मेरा वो भी असर मेरा साथ में हो जाए, मुझे भी फांसी चाहिए, वो दोनों को लेकर साथ चलता था। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया, जो 1848 में फ्रांस में चलते हैं। लेकिन उसके बाद बनता है चार्ल्स दसम। कोई लोग चार्ल्स एक्स भी बोलते हैं, चार्ल्स दसम हम लोग पढ़ते हैं। शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए और इसी परिवर्तन का परिणाम फिर से सामने आता है कि फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। इसकी भी चर्चा हमने कर लिया था। अब पढ़ते हैं चार्ल्स दसम क्या था। निरंकुश। निरंकुश देखिए ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको अच्छा से समझना चाहिए। निरंकुश मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई लगाम ना हो, है ना, बेलगाम हो रहा है ना। तो निरंकुश था और लोग भी अरे भैया इतना दिन से दादा का फांसी चढ़ा देते हो, बोले तो बेलगाम घोड़ा ढेर कर गए। इसको क्या करना पड़ा, चार्ल्स दसम को फ्रांस की राजगद्दी ताकर इंग्लैंड प्लान करना पड़ा और बीरबल का शासन कांत हो गया। लेकिन उसके फिर उसके चाचा चचेरा भाई बनता है, ठीक है। उसका चचेरा भाई फिर से सम्राट बनता है, जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। उसका नाम था लुई फिलिप ना। उसने उदारवादियों के पक्ष में संवैधानिक गणतंत्र की नींव रही, ठीक है, सॉरी। तो ये बातें होती हैं। उदारवादी शासक था क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों पर पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को, है ना, उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का पृष्ठपोषण जिस प्रकार से हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और इटली तथा जर्मनी का एकीकरण और यूनान, पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता का प्रभाव। भैया इतना ना सीधा हो जाओ, कुत्ता भी मुझ चल जाए। तो यही वाला हाल हुआ था। क्रांति आंदोलन, कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे जगह फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार फिर से कर दिया था। फिलिप खराब नहीं था, लेकिन उदारवादी शासक था और बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए 16वीं मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन। अरे भैया देखो, जब क्या खाक मजा है जीने में जब दर्द ना हो इस सीने में। अब विरोधियों को खुश करना चाहता था, साथ को लेकर चलता था। इसीलिए उसका देखिए, उसका एक प्रधानमंत्री हुआ था, नाम था उसका गीजो। ये बहुत खचड़ा निकल गया, बहुत प्रतिक्रियावादी था। वो कोई किसी प्रकार का कोई सुधार ही नहीं चाहता था, ठीक है। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग का साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन में कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। अब भैया हमारे देश में भी यही हाल होता है। अब देखिएगा सरकारी नौकरी में, सरकारी विद्यालय, सरकारी नौकरी, सरकारी हॉस्पिटल, ये व्यवस्था एकदम खराब है। कोई भी मन लगा के काम नहीं करता, वही प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। देखिए धक्का अभी आप एयर इंडिया का देख लीजिए क्या हाल है, LIC का देख लीजिए क्या हाल है। अरे भैया आप देखते जाओ क्या क्या। हाँ, तो यही तो होता है। तो जो अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसके विदेश नीति में भी किसी तरह की सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, मतलब पुनः उभरने लगी, जिससे की वजह से गीजों का आलोचना होने लगे। और 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में किरियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह पर अवरोध लगाया गया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि नेशनल असेंबली जो गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। अब ये था कि इसके बाद ये जो क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गणतंत्र के नेता मार्टिन और सुधारवादियों ने लुई ब्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हुआ और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लेकिन एक चीज़ तो इससे साफ हो गया कि इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुरातन व्यवस्था का अंत किया, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। तो आज हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटली का एकीकरण। देखिए दोस्त, इटली का एकीकरण में हमको यह जान लेना है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक व्यक्ति था जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। मतलब उस समय इटली ना, पता है आपको,
उस समय इटली का जो मानचित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, लगभग 13 भागों में विभाजित था। लेकिन एक चीज़ तो साफ था कि जब नेपोलियन ने मार काट कर 850 टुकड़ों को यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ था तो एक किया था, उसके बाद उसमें सब देशों में एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन को माना जाने लगा। अब सब यूनिटी स्ट्रेंथ का मतलब समझ चुके थे। तो इटली का एकीकरण से पूर्व का इटली यह है और इटली का एकीकरण के बाद का इटली यह है। तो आप देख सकते हैं, तो सबको अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभावित था। इधर राजधानी रोम में भी पोप के प्रभाव थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण उनके धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और राजनीतिक विसंगतियां मौजूद थे। लेकिन इन सबों के बावजूद भी क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी इसमें स्पष्ट रूप से था। नेपोलियन, जो वही बात हो रहा है, उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था। सिपाही गणराज्य, लेगियन और ट्रांसपोर्ट नेपोलियन राज्य में गठित किया था। ये सब नेपोलियन का कारनामा था। नेपोलियन ने अपने देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया था। एक्चुअली नेपोलियन तो फ्रांस से था, नेपोलियन तो आपका फ्रांस से था, लेकिन उसने इटली और अन्य देशों को, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, है ना, पोलैंड हो गया, इन सबों को एकत्रित करने में सहयोग किया, एकीकरण में सहयोग किया। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। इधर इटली को पुराने रूप में उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों में पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण का ये दोनों देश सबसे पहले अग्रसर हुए ना। इटली का एकीकरण को दिशा तय होने लगी थी, क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका इटली, ये है सार्डिनिया पिडमाउंट। इस देश ने सबसे पहले इटली में एकीकरण होने की शुरुआत कर दी, ठीक है। और इसके बावजूद क्या हुआ कि इटली में 1820 में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक दल गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादी जिसका उसके छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। जोसेफ मेजनी इसका फुल नाम है। 1830 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका था। यहाँ भी नागरिक आंदोलन, यही बात दिया है, मेजनी ने नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिकों को आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजनी के इटली से पलायन करना पड़ा था। पढ़े थे इसके बारे में, मेटरनिख के बारे में। मेटरनिखवा नहीं चाहता था कोई सुधार हो। अब इधर मेजनी कौन थे, इनके बारे में देखिए। मेजनी का एक पिक्चर भी रहा है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था। अब देखिए यहाँ पर इटली के एकीकरण में 3 नेता हुए। इटली के एकीकरण में 3 नेता हुए। पहले नेता का नाम मैं बता रहा हूँ, गैरिबाल्डी, जिसने लाल कुर्ती सेना बनाया था। एकीकरण का तलवार कहते हैं। आगे हम नीचे पढ़ेंगे, गैरिबाल्डी के बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे से बहुत से, देखिए ये काउंट काबूर हैं। काउंट काबूर जो कि क्रीमिया युद्ध उसी समय चल रहा था 1854 में, है ना, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, आपको पता होगा ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेवा कर रही थी लोगों की। तो उसी समय क्या हुआ कि इटली को ना वैश्विक मुद्दा बना दिया, इटली के एकीकरण को वैश्विक मुद्दा बना दिया। काफ़ी लंबा तक चला क्रीमिया का युद्ध, तो इसमें भी सहायता किया था। अच्छा, जोसेफ मेजनी के बारे में, जोसेफ मेजनी का यही है, देखिए मैं बता दूं, उसको भगा तो दिया गया, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान था। उसने बोला था कि अगर शासन युवाओं के हाथ में दे दिया जाए तो यह सत्ता के बागडोर अच्छे से कायम हो सकेगी। तो उसने यह बात बोला था। लेकिन आज के लड़का कुल गड़बड़े हैं। आप लोग के हाथ में अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हेलीकॉप्टर लेकर सीधे अपने ओकरे वाले कहीं निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यही है। अतः उसमें आदर्शवादी गुण और अधिक व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ और मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसके एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एबर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली के धर्मराज हो गया था, ठीक है, बनाने का पसदार था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया और इटली के कुछ भागों पर आक्रमण भी किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एडवर्ड की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई, वह पलायन कर गया फिर से, ठीक है। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे कि एकीकरण का द्वितीय चरण कैसे होता है। 1848 में इटली का एकीकरण किए जाने के बाद
वस्तु तो असफल नहीं रही, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। इटली में सर्डिनिया पिडमाउंट का एक नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके प्रयास से इटली में एकीकरण का कार्य जारी रहा और किराने के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब काउंट काबूर के बारे में हमने बता दिया आपको। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। वह इटली में एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। आपको मैं बता दूं, यह है आपका ऑस्ट्रिया। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि के तहत, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली की रियासतें जन्म संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेगी तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करे। फ्रांस भी इसका फ्रांस में क्रांति आगे पहले ही आ चुकी थी ना, इसके लिए काबूर को आलोचना भी की जाती थी। उसने नीस एवं सेवाय नामक प्रांतों से फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह भी तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब तक इटली के राष्ट्र रूप में उभरा भी नहीं था, यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और तथा मध्य इटली की एकीकरण हो जाता है तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूर की दृष्टि में संभव नहीं था। यही होता है, तलवार की चोट से कलम की चोट बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। देख रहे हैं ना कि इस हमले में कानून ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो ये सब आप पढ़िए, अपने से पढ़िएगा तो खुद ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसी बीच 1860-59 में ऑस्ट्रिया में पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन से फ्रांस अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। देखिए अब यहाँ फायदा हो रहा है कि नहीं। जनता काबूर के समर्थन में बड़े जनसलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अतः निवेशनिया पर विजय प्राप्त होने के बाद तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। ये है दूरदृष्टि का परिणाम। नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता को स्थापित स्वीकारी। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने काबूर का ध्यान मध्य इटली के एकीकरण पर था। यही वाली बात बार बार देख रहा है। 1860-61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली की सभी रियासतों को क्या किया, आपस में मिला लिया। जन्म संग्रह कर देखिए, सरदार पटेल भी इसी तरह काम करते रहे, है कि नहीं। मोडेना, टस्कनी, फवारा, बेलाजोना आदि को मिला लिया और क्या किया, जन्म संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस और इंग्लैंड के पिडमाउंट को समर्थन से भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जुड़ा था। इस प्रकार वहाँ पर एकीकरण संभव हो सका। अच्छा देखिए, ये एक चीज़ और भी दिया है कि इसमें इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी, जिसे एकीकरण का तलवार भी कहते हैं, जिसने लाल कुर्ती सेना का गठन भी करते। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारी स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन रियासतों को अधिकांश जनता विरोध के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक भी बन चुकी थी, ठीक है। तो आप देखिएगा। अच्छा यहाँ पर लिखा है कि इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूल से हुई। उसने रोम अभियान की सेना योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी की दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल को भी दिया गया है, परंतु उससे इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण जीवन, किसान के भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। देखिए, त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया तथा इस पर लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी भी लिखी। 1862 में जो दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई और इस तरह से वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम और वेसनिया के रूप में श्रेष्ठ इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया और 1870-71 में फ्रांस की प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रांस के लिए पोप के संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। पोप, हाँ, जहाँ दरबार लगते हैं ना, हाँ, फादर लोगों का। पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का डोमिटो मुसोलिनी इटली का ही था, द्वारा निदान किया जब उसने पोप के साथ समझौता किया और वेटिकन सिटी, हाँ, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसको वहीं की जनता उनको मार डाली थी। इस प्रकार 1871 में इस तरह इटली का एकीकरण के मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी तथा राष्ट्रवादी नेताओं में विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इस सभी घटनाओं के पास में वो राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि था। जब हम पढ़ेंगे ना द्वितीय विश्व युद्ध, तब हम मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।